Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 8th of December 2020। तो 8 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले वही एक सिंपल सी रिक्वेस्ट कि प्लीज डू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड उसमें कमेंट करके बस अपना आंसर जो हम पूछते हैं उन क्वेश्चन के आंसर आप कर दीजिए। दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है ना। तो ये तीन चीज आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल। यू विल लाइक, यू विल शेयर एंड यू विल आंसर द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड इन द न्यूज एनालिसिस पार्ट। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको लिंक्स मिल जाएंगी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की और सीसेट कोर्स की। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। आज के न्यूज एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड EOS-01 सैटेलाइट। EOS-01 सैटेलाइट को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शंस आर, पहला एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, बी 5G कनेक्टिविटी, सी इंटरनेट कनेक्टिविटी टू आइलैंड्स इन इंडियन ओशियन, या डी मिलिट्री इंटेलिजेंस नेटवर्क। आप इसको सोच करके आंसर करिए। नाउ आई विल टेल यू द आंसर्स। आंसर इसका है ए, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। तो EOS-01 सैटेलाइट जो है वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के लिए लाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, मैक्रोफेगीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स दैट स्वेलो अप एंड डाइजेस्ट जर्म्स प्लस डेड और डिकेइंग और डाइंग सेल्स। तो माइक्रोफेजेस जो होते हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं दैट स्वेलो अप एंड डाइजेस्ट जर्म्स प्लस डेड एंड डाइंग सेल्स। दूसरा स्टेटमेंट है, बी लिम्फोसाइट्स आर डिफेंसिव व्हाइट ब्लड सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? तो आप लोग इसका आंसर सोचिए पॉज करके और इसका आंसर करिए। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर इसका होगा सी, बोथ। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मैक्रोफेगीज आर द व्हाइट ब्लड सेल्स दैट स्वेलो अप एंड डाइजेस्ट जर्म्स प्लस डेड और डाइंग सेल्स। दूसरा, बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं दे आर डिफेंसिव व्हाइट ब्लड सेल्स एंड दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो ये भी सही है। तीसरा सवाल है, अपोफिस। व्हाट इज दिस अपोफिस? इट हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली। ये क्या है एपोफिस? याद रखिएगा। ऑप्शंस आर, नियर अर्थ एस्टेरॉइड, बी अ फिनोमिनन ऑफ कैंसर सेल्स एक्सेलरेटिंग इन COVID-19 पेशेंट, अ गेटवे फॉर नेक्स्ट क्रूड लैंडिंग ऑन मून, या डी अ न्यू ऑर्गन डिस्कवर्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो इनमें से अपोफिस क्या है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए, अ नियर अर्थ एस्टेरॉइड। तो अपोफिस एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड है। दीज आर द 3 क्वेश्चंस एंड 3 आंसर्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं आज के हम थॉट ऑफ द डे में। जो थॉट ऑफ द डे है वो है, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। सोक्रेटिस का ये कोट है, वेरी फेमस कोट। द ओनली ट्रू विजडम लाइज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो लर्निंग है वो क्या होती है? इसकी लर्निंग ये है कि जितना ज्यादा आप जानोगे, जितना ज्यादा आपके अंदर विजडम बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आप रियलाइज करोगे कि आपको अभी भी कुछ नहीं आता है। अगर आपको ये लगने लगा कि आप जीनियस हैं, समझ लीजिए आपसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। अगर आपको द डे यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर अ जीनियस, यू विल cease to learn anything, है ना। उस दिन आपकी लर्निंग बंद हो जाएगी। Therefore no one can be a genius, no one is ever आज तक ऐसा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं जो जीनियस हो सके या नो इट ऑल हो सके, क्योंकि नो इट ऑल हो ही नहीं सकता ना। आप हो सकता है फिलॉसफी के बहुत बड़े ज्ञाता हूं, आप हो सकता है ज्योग्राफी के बहुत बड़े ज्ञाता हूं, आप हो सकता है पॉलिटी के बहुत बड़े ज्ञाता हूं, बट अगर आप इन सब सब्जेक्ट्स के ज्ञाता है तो भी कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा, कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी और जो आप नहीं जानते हैं। Therefore the only true wisdom lies in knowing that you know nothing। सोक्रेटिस के बारे में बताऊं तो सोक्रेटिस एक्चुअली, अगर आप प्लेटो की कोई किताब पढ़ेंगे या प्लेटो के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो प्लेटो वाज यूजिंग सोक्रेटिस एज अ कैरेक्टर। प्लेटो ने जो भी बात की है वो सोक्रेटिस के बेसिस पे की, मतलब फिलोसॉफिकल बातें जो भी प्लेटो की है दैट इज सेड बाय सोक्रेटिस, है ना। तो सोक्रेटिस एक कैरेक्टर है विच हैज बीन यूज्ड बाय प्लेटो अ लॉट, ठीक है। तो ये कोट है आज का, द ओनली ट्रू विजडम लाइज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। देयरफॉर जो नॉलेज है, जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो आपको और ज्यादा हम्बल बनानी चाहिए, ना कि एरोगेंट। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि नॉलेज आपको हम्बल बनाता है, ना कि एरोगेंट। सो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर इन द कोट ऑफ द डे।
आगे मूव करते हैं। आज हम मैप ऑफ द डे में देखते हैं कि आज मैं आपको कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको इंडिया की कोल फील्ड्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले तो आपको वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज में कोल मिलता है, ओवरऑल एक एनालिसिस, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सी कंट्रीज में कोल है और इंडिया में कहां कोल है, यह भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज अगर अपन देखें मैप ऑफ द डे में, वर्ल्ड का मैप जो है, इसमें सबसे बड़ा जो कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, सबसे ज्यादा बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर है चाइना। चाइना वर्ल्ड का लगभग 45% कोल फील्ड्स वहां पे लाई करता है, मतलब लगभग 45% ऑफ द कोल लाइज इन चाइना अलोन। तो टॉप 10 कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अगर आपसे पूछे कि टॉप मोस्ट कौन सी है तो दैट इज चाइना ना। दूसरे पोजीशन के लिए लड़ाई होती रहती है इंडिया एंड यूएसए के बीच में। इंडिया एंड यूएसए के बीच में कोल प्रोडक्शन में लड़ाई होती है, क्योंकि देखो अगर आपने अभी देखा हो इस 2016 के अकॉर्डिंग जो डेटा है, इंडिया सेकंड पोजीशन पे है 9.7%, 9.7%, और यूएसए जो है वो 9.2% पर है। तो ये थोड़ा इधर उधर होता रहता है प्रोडक्शन के बेसिस पे, लेकिन इंडिया, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, दीज आर द टॉप 3, जिसमें कि टॉप में है चाइना एंड उसके बाद इंडिया और यूएसए है, ठीक है ना। फिर ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा आपको चौथे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया है 6.9% के साथ। देन इंडोनेशिया है ना। तो यहाँ मैप में भी देखते जाइए कौन कौन सी 10 कंट्रीज हैं जहां पे कोल मिलता है। अगर आपसे पूछे कि कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज को मैप में बताओ तो चाइना सबसे ज्यादा रहेगा, फिर इंडिया रहेगा, फिर आपका यूएसए रहेगा, देखो यूएसए दिख रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर, यूएसए ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडोनेशिया भी देखो, इंडोनेशिया भी कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है। देन इधर साउथ अफ्रीका वाला रीजन है, कोल प्रोड्यूसिंग है, रशिया है, कजाकिस्तान है, पोलैंड है, जर्मनी है। दीज आर द 10 कंट्रीज दैट प्रोड्यूस कोल अलॉट, जिसमें से आपका टॉप 10 में अगर देखा जाए तो चाइना, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, पोलैंड एंड कजाकिस्तान। तो दिस इज द ऑर्डर बेसिकली। ऑर्डर बेसिकली आपको इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, टॉप तो याद रहेगा चाइना, लेकिन बाकी कंट्रीज के नाम याद रखना है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये तो टॉप 4 हो गई। फिर इंडोनेशिया हो गया, रशिया हो गया, आपका साउथ अफ्रीका हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया एंड कजाकिस्तान हो गया। दीज आर द कंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कोल प्रोडक्शन। नाउ आपके दिमाग में जो अगला सवाल है वो है इंडिया के कोल माइंस, या इंडिया के कोल माइंस कौन कौन से हैं। तो इंडिया के कोल माइंस में लगभग 8 कोल माइंस आपको बताता हूं। नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश में सिंगरौली वाला रीजन। नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश में सिंगरौली। सिंगरौली इज वेरी वेरी फेमस फॉर कोल। कोल बेड मीथेन भी वहां पे पाया जाता है, कोल बेड मीथेन के लिए भी फेमस है ये वाला पूरा रीजन जो है आपका। तो कोल यहां पे सिंगरौली वाले रीजन में। दूसरे नंबर पे यहां पे झारखंड का दिख रहा होगा आपको, बोकारो वाला रीजन, ठीक है ना। बोकारो वाला रीजन इज वेरी वेरी फेमस, ओके, बोकारो रीजन। देन वहां पे झारिया माइंस भी हैं। झारिया इज अनदर इंपॉर्टेंट माइन विच इज लोकेटेड इन झारखंड रीजन ओनली, ठीक है ना। फिर इसमें आपको रानीगंज, जो उड़ीसा वाला रीजन है उसमें आपको रानीगंज देखने को मिलेगा, ओके, एंड दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले मध्य प्रदेश की बताई, मध्य प्रदेश में मैंने आपको सिंगरौली बताई, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में मैंने आपको सिंगरौली बताई। उसके अलावा मैंने आपको फिर झारखंड वाले रीजन में बताया। झारखंड वाले रीजन में आपका क्या क्या था, आपका ये बोकारो मैंने बात किया, फिर आपको झारिया वाली उसकी बात की, ठीक है ना। फिर इसके अलावा हमने बात की आपके रानीगंज कोलफील्ड की, जो कि आपका वेस्ट बंगाल वाले रीजन में है, ओके। सो इट वाज नॉट उड़ीसा, इट वाज वेस्ट बंगाल, ओके, मिस्टेक से मैंने इसमें उड़ीसा बोल दिया। रानीगंज माइन इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। फिर आप 5वें नंबर पे देखें तो कोरबा है। कोरबा इज इन छत्तीसगढ़। कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में, देखो कोरबा दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में है ना। दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखनी है। देन तालचेर इज इन उड़ीसा, ओके, तालचेर इज इन उड़ीसा। तो ये 6वें नंबर पर है तालचेर इज इन उड़ीसा। और यहां पे हमने बात की कोरबा की, कोरबा वाज इन छत्तीसगढ़। रानीगंज वाज इन वेस्ट बंगाल। रानीगंज जो है वो वेस्ट बंगाल में, इसको क्लियर कर लेना, ठीक है ना। तो सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में है, बोकारो झारिया आपका झारखंड वाले रीजन में, रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, तालचेर आपका उड़ीसा वाले रीजन में, ये याद रखिएगा। फिर इसके अलावा एक दो
इंपॉर्टेंट है, सिंगारेनी है, सिंगारेनी वाला रीजन भी है, सिंगारेनी इज अनदर विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पे वैसे इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डिवीजन नहीं किया, लेकिन याद रखिएगा इसी रीजन में आपका सिंगारेनी। एंड देन लास्ट इज नेवेली, नेवेली इज देयर, लास्ट वाली है जो कि यहाँ पे आपका तमिलनाडु वाले रीजन में नेवेली है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, दीज आर द इंपॉर्टेंट कोल माइंस ऑफ इंडिया। कोल के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो मैप में आप ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, आप लिख सकते हो इनके बारे में। आई होप यू विल बी एबल टू राइट अबाउट दिस। आज के लिए आपका लेकिन सवाल ये है कि इंडिया में सबसे अधिक कौन सा कोल पाया जाता है, विच कोल इज फाउंड इन, मतलब कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कोल पाया जाता है, कोल के अलग अलग टाइप कौन कौन से हैं और सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। तो पहली जो न्यूज है वो है सेकंड कैंसर जीनोम एटलस 2020 कॉन्फ्रेंस। सेकंड कैंसर जीनोम एटलस यानी TCGA 2020 कॉन्फ्रेंस। अगर आपसे कोई पूछे TCGA 2020 कॉन्फ्रेंस क्या है, तो ये है द कैंसर जीनोम एटलस, द कैंसर जीनोम एटलस कॉन्फ्रेंस। तो ये दूसरे नंबर की थी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेट करती है इसको। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द सेकंड कैंसर जीनोम एटलस को इनॉग्रेट करती है, ठीक है ना। The conference brings together scientists and clinicians from across the globe to build India Cancer Genome Atlas. India Cancer Genome Atlas बनाने के लिए वर्ल्ड के जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, उनको एक करके लाती है ये। इंडिया कैंसर जीनोम एटलस क्या है, तो बेसिकली इट हैज बीन लेड बाय द CSIR जो है ना इंडिया में, यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसने इसको इंडिया कैंसर जीनोम एटलस को इनॉग्रेट किया है, मतलब इनिशिएट किया है। इसमें क्या होगा, एक तरह से पूरी ड्राफ्टिंग की जाएगी, इंडिया में कितना कैंसर किसको कहाँ है और किस तरीके के जीनोम में ज्यादा इफेक्ट करता है, कैसे कैंसर ज्यादा फैलता है, इस पूरे चीज की मैपिंग की जाएगी, है ना। इस पूरी चीज की मैपिंग की जाएगी एंड वहां से फिर एक डेटाबेस बनाया जाएगा, एक डेटा सेट बनाया जाएगा कि किस तरह की पॉपुलेशन किस एज ग्रुप में और किस तरह ज्यादा इफेक्टेड रहती है बिकॉज ऑफ कैंसर। इस पूरी चीज की जो मैपिंग होती है वो इंडियन कैंसर जीनोम एटलस के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। और इसको इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट, इंडिया में इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट भी चल रहा है विच इज इंप्लीमेंटेड बाय CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। याद रखिएगा ये CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। याद रखिएगा ये कहां पर है, ये दिल्ली में है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। इसके साथ साथ CSIR का दूसरा एक इंस्टीट्यूट है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये आपका हैदराबाद में है। तो याद रखिएगा CSIR के दो इंस्टीट्यूट्स के नाम जो मिलते हैं इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, कौन कौन से हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी विच इज लोकेटेड इन दिल्ली, और दूसरा है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच इज लोकेटेड इन हैदराबाद। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर देम। अब इसका एम क्या है, तो मैंने वही बताया कि जो डाइवर्स एथनिक पॉपुलेशन है इंडिया की, जो डाइवर्स एथनिक पॉपुलेशन है, वहां से सारे जीनोम का प्रॉपर सीक्वेंसिंग करना और वहां से एनालाइज करना कि क्या, जैसे ये कैंसर स्पेसिफिक है तो ये एनालाइज करना कि फिर किस एथनिसिटी में, किस तरीके के एज ग्रुप में, किस तरीके की कंडीशन में, किस तरीके के जीनोम में ये ज्यादा इंपैक्ट डालता है या कम इंपैक्ट डालता है, इस पूरी चीज को मैप करना, ठीक है ना। दूसरा जो न्यूज है वो है एनर्जी एफिशिएंसी रिपोर्ट 2020। सबसे पहला सवाल कि एनर्जी एफिशिएंसी रिपोर्ट निकालता कौन है, तो एनर्जी एफिशिएंसी रिपोर्ट निकालता है IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। याद रखिएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालता है आपका एनर्जी एफिशिएंसी रिपोर्ट। और एनर्जी एफिशिएंसी रिपोर्ट में क्या देखने को मिला इस बार, द स्लो पेस ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी इज सेट टू स्लो फर्दर इन 2020। तो वैसे भी स्लो प्रोग्रेस हो रही थी एनर्जी एफिशिएंसी में, वो और स्लोली होगी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस, ठीक है ना। ग्लोबल प्राइमरी, ये जो है ये एक इंडिकेटर है कि कितना एफिशिएंटली वर्ल्ड की इकोनॉमिक एक्टिविटी यूज करती है एनर्जी को। तो याद रखिएगा कि जो मेन पैरामीटर है वो है ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी इंटेंसिटी। ये बताता है कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एनर्जी को कितने एफिशिएंटली यूज करती हैं। तो ये है कि जो ग्रोथ है वो 1% से कम होने वाली है, और ये जो ग्रोथ है 1% से कम की, ये वीकेस्ट है सिंस 2010।
मतलब कि एनर्जी एफिशिएंसी कम से कम 1% से तो ज्यादा बढ़ी ही थी हर बार, है ना, इस बार 1% से भी कम बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इन एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स एंड व्हीकल्स। तो एक सोल्यूशन ये है कि एनर्जी एफिशिएंट जो बिल्डिंग्स हैं, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स हैं और एनर्जी एफिशिएंट जो व्हीकल्स हैं उनमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। 4 दिसंबर को नेवी डे था। अब नेवी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ट्राइडेंट। याद रखिएगा कौन से ऑपरेशन को हम कम्मेमोरेट करते हैं? वी कम्मेमोरेट ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट के लिए करते हैं, इट वाज एन ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी ऑन पाकिस्तान पोर्ट्स ऑफ कराची ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971। 1971 के वॉर के टाइम पे इंडिया ने कराची पोर्ट पे थोड़ा जो अटैक किया था वो ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंतर्गत ही किया था, है ना। एंड ऑपरेशन ट्राइडेंट सॉ द फर्स्ट यूज ऑफ एंटी शिप मिसाइल्स इन कॉम्बैट इन दिस रीजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट नॉड फॉर सेंट्रल विस्ता इनॉग्रेशन। तो यहां पे द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द फाउंडेशन स्टोन लाइंग सेरेमनी ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है और जो पूरा एरिया का रिनोवेशन किया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सेंट्रल विस्ता। याद रखिएगा, द प्रोजेक्ट्स नेम इज सेंट्रल विस्ता। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि सेंट्रल विस्ता क्या है, तो जो नया पार्लियामेंट है प्लस जो पूरा एरिया है उसका रीइनॉग्रेशन जो हो रहा है दैट इज नोन एज द सेंट्रल विस्ता। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अलाउ कर दिया है अभी कि ठीक है आप फाउंडेशन स्टोन को रखिए और ये दैट विल बी डन बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर वो चीज करेंगे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यू कैन मूव विद मी। लॉन्च ऑफ फोर्टिफाइड राइस इन पीडीएस अपोज्ड बाय एक्टिविस्ट। फोर्टिफाइड राइस के लॉन्च को अपोज किया है एक्टिविस्ट ने। अब कहां पे अपोज किया है? तो उड़ीसा में अपोज किया है। क्यों किया है? क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने यह बोला कि वो फोर्टिफाइड राइस लेकर के आएंगे पीडीएस में, यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें फोर्टिफाइड राइस। सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि फोर्टिफाइड राइस क्या है, फोर्टिफाइंग क्या है बेसिकली। तो फोर्टिफाइंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप किसी भी जो आपका खाने की सामग्री है, कोई भी ऐसी सामग्री है, उसमें आप जब इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स ये मिक्स कर देते हो, दैट इज नोन एज द फोर्टिफिकेशन प्रोसेस। उसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं कि किसी चीज में अगर आपको लग रहा है कि मिनरल्स कम है या इसमें कोई विटामिन कम है, तो अगर आप उसको बाहर से ऐड कर दो उसको, तो वो फोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ दैट प्रोडक्ट कहलाएगी। अब फोर्टिफाइड राइस क्या है? जब आप राइस में ये चीज करते हो, कैसे करते हो? पहले आप राइस को पाउडर फॉर्म में करते हो, उसमें फिर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिक्स करते हो, फिर उसको दोबारा से राइस कर्नल्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना, बाय एन एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो पहले आप पाउडर फॉर्म में करते हो, फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स मिक्स करते हो और उसके बाद उसको दोबारा से राइस कर्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। ये जो कर्नल्स होते हैं, इनमें ये जो राइस कर्नल्स बनते हैं, इनको फिर नॉर्मल राइस में मिक्स किया जाता है। कैसे? 1:100 के रेशियो में मिक्स किया जाता है। मतलब अगर 100 दाने आप नॉर्मल राइस के लोगे तो उसमें 1 दाना आप इसका मिक्स करोगे। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है बेसिकली। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। याद रखिएगा, पहले क्या किया हमने? पाउडर फॉर्म में लिया, पूरे राइस को पाउडर फॉर्म में लिया, उसमें पूरा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स को मिक्स किया, फिर उनको कन्वर्ट किया राइस कर्नल्स के फॉर्म में, और फिर इन राइस कर्नल्स को 1:100 के रेशियो में नॉर्मल राइस के साथ मिक्स किया, तो ये फोर्टिफाइड राइस बनता है पूरा, ठीक है ना। अब ये हमने आपको बता दिया। दूसरी चीज इसमें एक अभी रिसेंटली वैरायटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्डन राइस। ओके, गोल्डन राइस बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस इज एक्चुअली विटामिन ए से भरा हुआ जो राइस। विटामिन ए से जब आप राइस को करते हो फोर्टिफाइड, तो वो गोल्डन राइस कहलाता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। अपोज क्यों किया जा रहा है? अपोज किया जा रहा है इसलिए क्योंकि अब जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला कि विटामिन सी और कैल्शियम से वो फोर्टिफाई करेंगे, तो इन्होंने ये कहा है कि विटामिन सी के नेचुरल सोर्सेज हैं, आप उसको नींबू डाल दीजिए चावल बनने के बाद, तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि राइस वैसे विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है, तो जब राइस को आप धोएंगे, धोते समय वो क्या होगा? विटामिन सी पानी में मिल जाएगा और वो फिर किसी मतलब का नहीं रह जाएगा, आप रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे। तो दिस इज व्हाट द एक्टिविस्ट्स आर सेइंग कि विटामिन सी सिंस वाटर सॉल्युबल होता है और राइस को बनाने से पहले उसको धोना पड़ता है, तो जैसे ही आप उसको धुलेंगे तो वो पूरा जो विटामिन सी था उसमें वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा एंड दैट विल बी वेस्टेड। तो ये जो आप फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस करेंगे, विटामिन सी को ऐड करेंगे, इसमें कॉस्ट तो लगेगी, इट विल बी अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। इसीलिए आप यू शुड प्रीफर द नेचुरल सोर्सेज बेटर देन दिस फोर्टिफिकेशन। एंड आप कुक्ड राइस में ऊपर से नींबू डाल दो, दैट इज मच बेटर, दैट इज अ मच बेटर सोर्स ऑफ विटामिन सी। दिस इज व्हाट द एक्टिविस्ट्स आर सेइंग, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा।
एक और चीज मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट कि WHO ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं कि क्या क्या चीजें मिक्स करनी चाहिए फोर्टिफिकेशन के लिए। तो WHO के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस विद आयरन इज रिकमेंडेड। आयरन के साथ उसको फोर्टिफिकेशन रिकमेंड किया जाता है जहां पे आयरन का स्टेटस बेकार हो, क्योंकि आयरन की कमी से अनीमिया ये सब चीजें होती है, जिससे MMR IMR ये दोनों बढ़ जाता है। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस विद विटामिन ए, जिसको गोल्डन राइस हम बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। देन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस विद फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को भी पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी के रूप में किया जाता है टू इंप्रूव द फोलेट न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो फोलेट स्टेटस को बढ़ाने के लिए फॉलिक एसिड से भी करते हैं, तो ये भी आपको मैंने बता दिया। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। ट्राइब्स कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट द सॉइल बायोडाइवर्सिटी। अब राजस्थान में एक जगह है, बंसवाड़ा नाम की राजस्थान में एक जगह है जहां पर लोग आगे आए हैं टू प्रोटेक्ट द सॉइल बायोडाइवर्सिटी। और सॉइल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव लॉन्च्ड ट्राइबल सॉवरेंटी कैंपेन, एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल सॉवरेंटी कैंपेन लॉन्च किया है उन्होंने, है ना। दे हैव लॉन्च द एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल सॉवरेंटी कैंपेन। तो अगर आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर एंड सॉवरेंटी कैंपेन कहां लॉन्च किया गया, तो राजस्थान में लॉन्च किया गया। अब वर्ल्ड सॉइल डे था, कब था वर्ल्ड सॉइल डे? सैटरडे को था। अब सैटरडे देख लेना कौन सी डेट है, वही डेट को आपका वर्ल्ड सॉइल डे था, ठीक है ना। तो कल मंडे था 7th को, और परसों आपका संडे था 6th को, मतलब 5th को वर्ल्ड सॉइल डे रहा होगा, है ना। तो 5th को वर्ल्ड सॉइल डे था, और उसी के बेसिस पे इन्होंने सॉइल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम लॉन्च किया है इन द राजस्थान स्टेट। ओके, राजस्थान में लॉन्च किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिस इज अनदर थिंग जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है ना। बंसवाड़ा नाम की जगह है, डिस्ट्रिक्ट जो नाम है वो है बंसवाड़ा, ये भी आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल में। अ डुएट फॉर इंडियाज अर्बन वुमेन। अब ये क्यों है आर्टिकल लिखा गया? इस आर्टिकल को लिखने के लिए जीन ड्रेज ने आर्टिकल लिखा है, इकोनॉमिस्ट है, काफी अच्छा लिखते हैं वैसे, है ना। तो सबसे पहली चीज तो आपको बता दूं कि देखो, ऑथर ने बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पुअर, वन इज द अर्बन पुअर एंड देन अदर वन इज द रूरल पुअर, और वन इज अर्बन पुअर एंड देन अदर वन इज द रूरल पुअर, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा है कि अर्बन पुअर जनरली दे आर लेस इनसिक्योर देन द रूरल पुअर्स। जनरली जो है अर्बन पुअर लेस इनसिक्योर होते हैं देन द रूरल पुअर। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे हैव मोर फॉल बैक वर्क। वहां फॉल बैक वर्क ज्यादा है, फॉल बैक काम ज्यादा, मतलब कि जैसे रिक्शा पुल करने लगेंगे, स्नैक्स बेचना शुरू कर देंगे, या कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन होगा लग जाएंगे, तो ये वहां पे ज्यादा है। देयरफॉर देयर आर डाइवर्सिटी ऑफ वर्क ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा उसमें रहते हैं। ऑथर ने यहाँ पे बोला है देयर इज अ नीड फॉर अ बेटर सोशल प्रोटेक्शन इन अर्बन एरियाज। नीड जो है वो सोशल प्रोटेक्शन की ज्यादा है इन द अर्बन एरियाज, है ना। अब जब सोशल प्रोटेक्शन की नीड ज्यादा अर्बन एरियाज में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ऑथर ने कहा कि रूरल एरियाज में अभी 2-3 स्कीम्स बहुत ज्यादा अच्छी चल रही हैं ऑलरेडी, जैसे कि मनरेगा चल रही है, वो रूरल पुअर के लिए है। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी एक्ट चल रहा है, वो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा अच्छे से एक्टिवली चल रहा है ना। दैट इज अनदर थिंग। तो ऑथर ने कहा है कि सिर्फ इन स्कीम से काम नहीं चलेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सपोर्ट जब तक आप नहीं दोगे तब तक आप पॉवर्टी से नहीं लड़ सकते। मतलब कि पॉवर्टी से अगर आपको लड़ना है तो आपको एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सपोर्ट देना पड़ेगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सपोर्ट। सो दैट इज द थिंग, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से वो सेल्फ टारगेटिंग कर सकते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग वैल्यूएबल एसेट्स एंड सर्विसेज इज आल्सो हायर देयर। तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जब आप सर्विसेज देते हो तो दैट हेल्प्स इन बेटर सेल्फ टारगेटिंग। वो खुद इतना अर्न कर लेंगे कि वो सेल्फ टारगेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, दैट विल बी मच बेटर फॉर जनरेटिंग वैल्यूएबल एसेट्स और सर्विसेज, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहां पे बोला है एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है डुएट प्रोग्राम, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? डुएट प्रोग्राम। अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के रूप में ये आएगा डुएट, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। याद रखिएगा, अर्बन एरियाज के लिए ऑथर ने, जैसे मनरेगा होता है रूरल एरियाज के लिए, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑथर ने अर्बन एरियाज के लिए जो प्रोग्राम बोला है वो है डुएट, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। याद रखिएगा, डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। अब देखो, इस प्रोग्राम के अंतर्गत होगा क्या कि गवर्नमेंट जो होगी, यानी कि स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट, दे विल इशू जॉब स्टैम्प्स। ये जॉब स्टैम्प्स को इशू करेंगे, ठीक है ना। ईच स्टैम्प विल बी स्टैंडिंग फॉर 1 day ऑफ वर्क एट द मिनिमम वेज।
एक दिन का काम एक स्टैंप पे रहेगा मिनिमम वेज पे। दीज जॉब स्टैम्प्स वुड बी लिबरली डिस्ट्रीब्यूटेड टू अप्रूव्ड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। अब ये स्टैम्प्स जो है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को देंगे, मतलब कि जैसे कि आपका स्कूल्स हो गया, हॉस्टल्स हो गया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, हेल्थ सेंटर हो गए, म्यूजियम हो गए, शेल्टर्स हो गए, जेल्स हो गई, ऑफिसर्स हो गए, डिपार्टमेंट्स लाइक रेलवे स्टेशन हो गए, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हो गए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गए, नेबरहुड एसोसिएशन हो गए, अर्बन लोकल बॉडीज हो गई। तो गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, स्टैम्प्स रिलीज किए, उन स्टैम्प्स को इन्होंने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को दे दिए। अब ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, दे विल हायर लेबर फॉर ऑड जॉब्स एंड स्मॉल प्रोजेक्ट। जैसे स्कूल में पुताई का काम, सपोज स्कूल में पुताई का काम करवाना है, अब उसके लिए उन्होंने 4 लेबर लगाए। उन चारों लेबर को अगर 3 दिन तक काम कराना है तो वो 12 स्टैंप निकाल करके उनको दे देंगे 3 दिनों के लिए, कि भैया 1 दिन का एक स्टैंप, 2 दिन का दूसरा, 3 दिन का तीसरा। तो इस तरीके से छोटे छोटे कामों के लिए भी वो इस तरीके से स्टैंप्स और ये बहुत आसानी से दे देंगे, ठीक है ना। And wages will be paid by the government that would go directly to the worker's account against the job stamp certified by the employer। जितने job stamps आपको सर्टिफाई किए जाएंगे उस एक स्टैंप की मिनिमम वेज के हिसाब से जितना भी आपका पैसा होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टू अवॉइड कॉल्यूजन एंड इंडिपेंडेंट प्लेसमेंट एजेंसी वुड टेक द चार्ज ऑफ असाइनिंग वर्कर्स टू एम्प्लॉयर्स। एक इंडिपेंडेंट प्लेसमेंट एजेंसी रहेगी दैट वुड टेक द चार्ज ऑफ असाइनिंग वर्कर्स टू द एम्प्लॉयर्स। तो दैट इज अनदर थिंग, ताकि कॉल्यूजन ना हो, लोग अपने लोगों को ना एम्प्लॉय करते रहे, है ना। तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट प्लेसमेंट एजेंसी रहेगी। दिस अप्रोच वुड हैव वेरियस एडवांटेजेस। अब ऑथर का कहना है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। कैसे एडवांटेज है, पहला, इट विल एक्टिवेट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स। तो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को बढ़ा देगा। देन इट विल अवॉइड द नीड ऑफ स्पेशल स्टाफ, है ना, स्पेशल स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट स्टैम्प्स प्रोवाइड करो, इंडिपेंडेंट प्लेसमेंट एजेंसी आपको लेबर्स दे देगी, आप वो काम करा लोगे। देन इट विल फैसिलिटेट प्रोडक्टिव वर्क। क्यों प्रोडक्टिव वर्क, क्योंकि आपके पास टेंशन नहीं रहेगा कि आपको इनको ढूंढना है, इनको लाना है, इनको करना है। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी खुद ये काम कर रही है, आपका जैसे ही काम पड़ा, आपने बुलाया, आपने, तो जो टाइम बचेगा, इन सारी प्रोसेस में टाइम जो बचता है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। इट वुड ऑल्सो इंश्योर दैट वर्कर्स हैव अ सिक्योर एंटाइटलमेंट टू मिनिमम वेजेस। सबसे अच्छी बात यह है कि जो वर्कर्स काम करेंगे बाय दिस स्टैम्प प्रोसेस डू इट, उनको एक मिनिमम वेज सिक्योर्ड रहेगी। तो दैट इज अ बेटर थिंग, उनकी वेज ज्यादा भी रहेगी, मिनिमम वेज अगर मिलेगी उनको तो। एंड दैट विल हैव पॉसिबल अदर बेनिफिट्स ऑन देयर लाइफ एज वेल, है ना, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को जरूर एक फायदा होगा। ना ऑथर सेज कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दिस वर्क शुड इंक्लूड सम स्किल्ड वर्कर्स, जैसे कि मेसन्स का काम हो गया, कारपेंटर्स का काम हो गया, इलेक्ट्रीशियंस का काम हो गया, ठीक है ना। और इट वुड वाइडन द रेंज ऑफ पॉसिबल जॉब्स। अगर आप, जैसे मनरेगा में एक डिफेक्ट ये है कि अनस्किल्ड रूरल वर्क है। ऑथर ने कहा है कि मनरेगा में एक डिफेक्ट ये है कि दैट इज अनस्किल्ड रूरल वर्क, केवल अनस्किल्ड एडल्ट ही उसको ले सकते हैं, स्किल्ड लोगों के लिए ज्यादा काम नहीं है। डुएट के लिए ऑथर ने कहा कि सिंस रूरल अर्बन एरियाज जो है वहां पे काम ऐसे नहीं है कि बहुत अनस्किल्ड काम है, वहां पे काम स्किल्ड वाले भी, ट्रेड बेस्ड काम है, जैसे टेक्नीशियन का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, मेसनरी का काम है। तो यहां पे आप अनस्किल्ड ना रखें इसको आप स्किल्ड वर्क को भी इंक्लूड करें, एंड दैट वुड इंक्रीज द रेंज ऑफ पॉसिबल जॉब्स। मतलब कि आपको अनस्किल्ड प्लस स्किल्ड दोनों को देख करके रखना है, ठीक है ना। It would also help to impart a training component in the scheme। इसी स्कीम के अंतर्गत आप एक ट्रेनिंग कंपोनेंट को भी इंक्लूड करो। मतलब कि न केवल आप उनको जॉब्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हो, लेकिन जॉब्स के लिए जब आपने स्किल्ड बोल दिया तो आप उसमें उसका स्किल डेवलपमेंट का काम भी करवाना शुरू कर दो। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, तो आप और ज्यादा रोप कर पाओगे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं। एंड आपकी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज था जो कि आप नहीं ले पा रहे हो अभी तक, दैट विल ऑल्सो बी कमिंग बिकॉज ऑफ दिस। तो ये भी एक एडवांटेज जो है आपको एक्स्ट्रा मिलने लगेगा ना। ऑथर ने एक और इंपॉर्टेंट चीज कही कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर एक कंसीडरेशन देने की जरूरत यह है कि यू शुड गिव प्रायोरिटी टू द वुमेन वर्कर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है वुमेन वर्कर्स को इन प्रायोरिटी देना, ठीक है ना। इसमें आपको एक मिनिमम कोटा, मैं ये नहीं बोलूंगा, ऑथर का अकॉर्डिंग मतलब ये है कि ही विल नॉट से दैट कि एक मिनिमम कोटा बनाओ या ना बनाओ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी है कि आपको प्रायोरिटी देनी है वुमेन को। एज लॉन्ग एज वुमेन वर्क आर अवेलेबल दे गेट ऑल द वर्क, दे शुड गेट ऑल द वर्क। अगर वुमेन वर्कर्स अवेलेबल है तो आपको उनको पूरा काम दे देना चाहिए। दिस इज व्हाट प्रायोरिटी मींस। कोटा क्यों नहीं बोल रहा ऑथर, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि वुमेन अवेलेबल ही नहीं है अगर किसी काम के लिए, एंड आपने कोटा कर दिया, तो व्हाट विल हैपन इज दैट वर्क विल बी हैम्पर्ड। इसीलिए ऑथर ने कहा कि एज लॉन्ग एज वुमेन वर्कर्स आर अवेलेबल
जैसे ही आपको पता चलता है कि वुमेन वर्कर्स अवेलेबल है, यू शुड गिव प्रायोरिटी टू देम, दिस इज व्हाट यू शुड डू, है ना वाला। और यहां पे ऑथर ने कहा है कि यहां पे इंपॉर्टेंट कैसे आप कर पाओगे, मेक श्योर कि ऐसा हो कि प्लेसमेंट एजेंसी जो है वहां पे आप वुमेन वर्कर्स को लेके आओ, वहां के जो इंप्लॉइज हैं वो मैक्सिमम अगर वुमेन वर्कर्स रहेंगे सो दे विल गिव प्रायोरिटी टू द वुमेन वर्कर्स। तो जो प्लेसमेंट एजेंसी है वहां पर आप वुमेन वर्कर्स को इंप्लांट करो तो ऑटोमेटिकली जहां पे वर्कर्स अवेलेबल होंगे तो उनको काम देना शुरू कर देंगे वो। वेरी वेरी गुड आर्टिकल रिटन बाय दिस। अब ऑथर ने क्यों बोला कि विमेन वर्कर्स को आप एम्प्लॉयमेंट दो उनको, क्योंकि विमेन वर्कर्स का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में वो 20% के आसपास है, बहुत कम है। मतलब अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 80 मेल हैं और केवल 20 ही महिलाएं हैं। एंड दिस इज नॉट अ गुड रेशियो, दिस इज नॉट अ बेटर रेशियो, क्योंकि IMF ने कहा है कि अगर आप विमेन पार्टिसिपेशन को 50% बढ़ा सकते हो तो दैट विल इंप्रूव योर GDP बाय 1 to 3%। तो काफी ज्यादा GDP में अंतर आएगा अगर आप विमेन वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हो तो। अब ऑथर ने कहा है विमेन वर्कर्स को अगर आपको इंप्लीमेंट कराना है, इंप्रूव कराना है उनका वर्कफोर्स, तो उसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे उनको जॉब्स भी दो तरीके का रखो, एक फुल टाइम रखो, एक दूसरा पार्ट टाइम बेसिस पे भी रखो। पार्ट टाइम बेसिस पे कम से कम 4-5 घंटे का काम, क्योंकि कई विमेन ऐसी हैं जहां पे उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो आप उनको पार्ट टाइम बेसिस पे जॉब दो। भाई 4 घंटे का काम है, 3 घंटे का काम है। तो ऑथर ने कहा कि आपको ये भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी, न केवल आपको काम देना है बल्कि आपको काम ये देख कर देना है कि वो विमेन कर पाए इस काम को, जिस विमेन का एक बच्चा होगा वो भी वो काम कर पाए। देन आपने ऑथर ने कहा कि वेजेस जो उनको आप प्रोवाइड करो दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू द मेल वेजेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वुमेन को कम दे रहे हो सेम वर्क के लिए और मेल को ज्यादा दे रहे हो सेम वर्क के लिए, so that should not happen, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि इससे वही है सेल्फ टारगेटिंग बढ़ेगी और विमेन जो रहती हैं वो हाउस होल्ड में उनका स्टेटस जो सही नहीं है दैट विल आल्सो इंप्रूव, है ना। इसके अलावा इंडिया का जो भी सर्वे हुआ था जिसमें कि केवल 20% ऑफ द वुमेन इन द एज ग्रुप 15 to 59 दे स्पेंड टाइम इन एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। केवल 20% महिलाएं ही हैं इस एज ग्रुप में जो कि काम करती हैं, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वुमेन डोंट डू वर्क। इस कारण से उनका जो सोसाइटल स्टेटस है दैट इज आल्सो नॉट इंप्रूविंग। तो इसीलिए ऑथर ने कहा है कि आपको ये करने की जरूरत है कि एक तो डुएट प्रोग्राम में महिलाओं को प्रेफरेंस, और बाकी जो मैंने चीजें बताई। आई होप यू लाइक दिस आर्टिकल, आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं, अगला जो आर्टिकल है प्रिडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब ऑथर ने यहां पे बस प्रोटीन स्ट्रक्चर को पता करने के लिए उन्होंने बताया है 2-3 चीजें। फैक्ट है, लिख लो। अभी हुआ क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम है AlphaFold 2। AlphaFold 2 नाम का एक प्रोग्राम है बाय द कंपनी डीप माइंड नाम की कंपनी है, उसका AlphaFold 2 प्रोग्राम है। एक AI प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है, जिसने की एक्यूरेटली मैप किया है द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टार्टिंग फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है ना, अमीनो एसिड से स्टार्ट किया है। दे हैव क्विकली एक्यूरेटली एंड क्विकली प्रेडिक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। ठीक है ना, AlphaFold प्रोग्राम बाय द कंपनी डीप माइंड। ऑथर ने कहा कि 1972 में क्रिश्चियन बी एनफिंसन को 1972 में क्रिश्चियन बी एनफिंसन को नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री का फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स दैट शोड दैट अ प्रोटीन कुड फोल्ड इनटू इट्स स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो केवल ये पता लगाने के लिए कि अमीनो जो एसिड होता है आपका प्रोटीन होता है, इट कैन फोल्ड इनटू स्ट्रक्चर, 1972 में नोबेल प्राइज दिया गया था क्रिश्चियन बी एनफिंसन को। ठीक है ना। फिर इसके बाद मैक्स पेरुड्स जो थे एंड उन्होंने क्या किया, ही डिटरमाइंड द फर्स्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। तो मैक्स पेरुड्स, याद रखिएगा, मैक्स पेरुड्स ही फाउंड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। इसके थ्रू उन्होंने किस टेक्निक के थ्रू पता किया था, इसको बोलते हैं एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। याद रखिएगा, जिस टेक्निक का यूज किया था मैक्स पेरुड्स ने वो थी एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। इसके थ्रू उन्होंने स्ट्रक्चर पता किया था इसका। देन इस स्ट्रक्चर का पता लगाने से उन्होंने ये पता लगाया बेसिकली कि किस तरीके से हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स इन द बॉडी। ठीक है ना। तो ये मैक्स पेरुड्स का था। यही मैं इसलिए बोला कि इस न्यूज आर्टिकल में फैक्ट्स जरूर याद कर लेना। AlphaFold 2 प्रोग्राम
कंपनी डीप माइंड एआई बेस्ड प्रोग्राम है जिसने कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता किया। 1972 क्रिश्चियन बी एनफिंसन नोबेल प्राइज दिया गया फॉर केमिस्ट्री फॉर फाइंडिंग दैट प्रोटीन कुड फोल्ड इनटू इट्स स्ट्रक्चर। तीसरा मैक्स पेरूड्स हु फाउंड द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, है ना, दे डिड थ्रू एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रोटीन along with nucleic acid sequence that make a genome forms the basis of all the organisms. तो protein along with the nucleic acid sequence it makes a genome and that is the basis of all the organisms in the world. तो that is another important statement regarding the proteins, इसको याद रखिएगा। और एक और लास्ट चीज ऑथर ने कही है 1994 में जॉन मोल्ट इन 1994 and his colleagues started an exercise to bring fun and rigor into the structure prediction. इसी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में फन और रिगर को लाने के लिए जॉन मोल्ट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1994 में जिसको बोलते हैं क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, कैस्प प्रोग्राम। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि CASP कैस्प प्रोग्राम न्यूज में था रिसेंटली, किससे रिलेटेड है, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर को पता करने से रिलेटेड है। याद रखिएगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर को पता करने से रिलेटेड है। दिस इज अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, इन्वेस्टिंग इन इंडियाज यूथ। अब यहां पे जो आर्टिकल है वो बेसिकली ये है कि एजुकेशन के साथ साथ अगर आपको गैप ब्रिज करना है एम्प्लॉयमेंट का तो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। द जिस्ट ऑफ दिस आर्टिकल इज दैट कि सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं बनेगा, मम्मी को बोलो कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी करवाएं। तो यहां पे ऑथर ने वही कहा है कि सिर्फ और सिर्फ लटकने से हाइट नहीं बढ़ेगी, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर इन दिस आर्टिकल। तो एजुकेशन तो ठीक है, अच्छी बात है, इट हेल्प्स इन, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन इसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्किल सेट प्रोवाइड होता है। यहाँ पे ऑथर ने एक एजुकेशन फॉर्मेट, इसको बोलते हैं टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, TVET बोलते हैं, ठीक है ना, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी जो लॉन्च हुई थी इंडिया में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी वो 2009 में 2009 में लॉन्च की गई थी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी को रिवैम्प किया गया था 2015 में। ये सब फैक्ट्स लिखते जाओ कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी आई थी 2009 में, रिवैम्प्ड इन 2015 एंड इट रिकॉग्नाइज द चैलेंज ऑफ स्किलिंग विद स्पीड एंड हाई स्टैंडर्ड्स। तो मेन तो एक तो स्किल कराना है, दूसरा स्पीड के साथ और स्टैंडर्ड्स भी हाई रखने, मतलब आपको काम बस नहीं आना चाहिए, काम आपको शीघ्रता से जल्दी करना आना चाहिए, प्लस उस जल्दी में ये नहीं होना चाहिए कि काम का क्वालिटी बिगड़ जाए या स्टैंडर्ड डाउन हो जाए। तो स्पीड प्लस स्टैंडर्ड बोथ शुड बी हाई। स्किल इंडिया मिशन फिर लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर द्वारा एंड उन्होंने बोला कि इंडिया को वो स्किल कैपिटल बना देंगे। व्हाट ही विल डू इज दैट ही विल कन्वर्ट इंडिया इनटू अ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। फिर यूनेस्को ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसको बोलते हैं एजुकेशनल रिपोर्ट फॉर इंडिया, स्टेट ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट फॉर इंडिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया कौन रिलीज करता है, तो ये यूनेस्को रिलीज करता है, ये याद रखेगा। स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया यूनेस्को रिलीज करता है, ठीक है ना। इसने बोला कि बहुत चैलेंजेस हैं स्किल डेवलपमेंट में अभी भी। क्या चैलेंजेस है? पहला है लैक ऑफ एस्पिरेशन। लैक ऑफ एस्पिरेशन इज द मेजर चैलेंज। पहली चीज तो एक कि लोग हवाई वो बहुत बनाते हैं, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा की उम्मीद करने लगते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार हम बहुत अच्छा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस चक्कर में ना अच्छा कर पाते हैं और ये काम जो कर सकते तो वो भी नहीं कर पाते। दूसरी चीज, कई लोग को लैक ऑफ एस्पिरेशन है, किसी को कुछ करना ही नहीं है ना। फिर स्टिग्मा अटैच टू जॉब सच एज कारपेंट्री एंड टेलरिंग। अब कई लोग स्टिग्मा के कारण भी काम नहीं करते, उनको लगता है यार हम ये टेलर का काम थोड़ी करेंगे, हम ये कारपेंट्री का काम थोड़ी करेंगे। तो ये स्टिग्मा जो अटैच है ना, दैट इज अनदर थिंग। तो यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि ये इश्यूज हैं जिनको कि सॉल्व करने की जरूरत है, इसलिए इंफॉर्मेशन कैंपेन्स की जरूरत है। मतलब आप रोल मॉडल्स को लाओ, शाहरुख खान से आप टेलरिंग का काम करवाओ, आप उसको अलग अलग कारपेंट्री का काम कराओ, मिस्त्री का काम कराओ शाहरुख खान से, अमिताभ बच्चन से, तब जाके लोगों को एक उससे उनसे उम्मीद बनेगी और ये रोल मॉडल्स को देखकर काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये गोरे होने की और काले होने की क्रीम का एडवर्टाइजमेंट बंद करें और ये पुताई का, कारपेंट्री का और ये टेलरिंग का एडवर्टाइजमेंट करें तो ज़्यादा भला होगा इस देश का। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर हैज सेड कि इनको ये करने की जरूरत है, तभी जाके लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगा और स्टिग्मा हटेगा। मेन स्टिग्मा हटाना है ना। एंड
टीवीटी ग्रेजुएट्स जो है यानी कि जो टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग लेते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में लेकर आएँ ताकि इंडिया जो है वो वाकई में स्किल कैपिटल बन पाए। इसके अलावा ऑथर ने कहा एक अच्छी चीज़ हुई है इस बार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि दैट एम्स टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन टू 50% ऑफ ऑल द लर्नर्स बाय 2025। उसने एम किया है कि 50% ऑफ ऑल द लर्नर्स बाय 2025 दे विल बी प्रोवाइडेड वोकेशनल एजुकेशन। प्लस इसके साथ स्कूल्स आर इनकरेज्ड टू प्रोवाइड स्टूडेंट एक्सेस टू वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम ग्रेड 6। छठवीं क्लास से ही बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन का वो मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। मतलब कि सही बात है ना, छठवीं से ही बच्चों को बता दिया भाई आपको अगर पढ़ाई कंटिन्यू करनी तो पढ़ाई में जाओ और अगर वोकेशनल करना है तो वोकेशनल, सीधे वोकेशनल में जाओ, 10वीं के बाद सीधे नौकरी, है ना। तो ये भी है, that is the thing. So these are things which are mentioned in the article and TVT यानी कि जो टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग है that is a tool that can be used to do all these things and ये अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। यू कैन मूव विद मी। ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अलाउड इन लक्षद्वीप नाउ। तो आइलैंड जो लक्षद्वीप है, द इंटायर लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज बीइंग डिक्लेयर्ड एज एन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया। याद रखिएगा पूरे के पूरे लक्षद्वीप को एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल एरिया के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। द आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन इज आइंग एन एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेस इन कोकोनट्स एंड कोकोनट प्रोडक्शन थ्रू वैल्यू एडिशन। तो वो बेसिकली अब वो फिर से कोकोनट प्रोडक्शन की तरफ जाने की सोच रहे हैं ताकि कोकोनट प्रोडक्शन में उनका जो शेयर था वो बढ़े और ज्यादा, मतलब कि लगभग अभी around 10 crore coconuts are produced in this island on the island in 12,000 small holdings। लगभग 10 करोड़ कोकोनट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। एंड दैट इज द थिंग। अब द नट्स आर प्रोसेस्ड नाउ मोस्टली फॉर ऑयल and the island is being declared as an organic agriculture area will give the big boost to this business। अब इस बिजनेस को और बड़ा बूस्ट मिलेगा जब हमने इसको ऑर्गेनिक एरिया के रूप में डिक्लेयर कर दिया। एंड this move is expected to increase the coconut utilization from the present 50% to more than 70%। plus the business of coconut products is going to be around मतलब 75 crore a year now, है ना। and the volume of business can easily go up to rupees 200 crores। तो ऑथर ने यहाँ पे ये बताया कि लगभग बिजनेस जो है वो 75 करोड़ से बढ़कर के 200 करोड़ तक हो जाएगा कोकोनट पे जितना ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो दे आर बेसिकली आइंग फॉर कोकोनट। लक्षद्वीप को पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कन्वर्ट कर दिया गया है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं। आफ्टर SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, नाउ भारत बायोटेक सीक्स DCGI, डायरेक्टर जनरल ऑफ कंट्रोलर ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो उनसे परमिशन मांग रहा है, कौन? भारत बायोटेक। तो याद रखिएगा दो वैक्सीन थी, एक तो SII जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो था वो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की ड्रग्स के लिए, जिसको हम कोवैक्सिन बोलते हैं, ठीक है ना, उन्होंने किया। एंड द वैक्सीन इज बीइंग डेवलप्ड बाय द कोवैक्सिन जो है वो आपके कोवैक्सिन तो आपका ये भारत बायोटेक का है जो हैदराबाद बेस्ड है। कोविशील्ड था, याद रखिएगा, एस्ट्राजेनेका वाले जो वैक्सीन है उसका नाम है कोविशील्ड। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कोविशील्ड के लिए मांग रहा था और अब जो है आपका भारत बायोटेक जो हैदराबाद बेस्ड है, भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर के एक वैक्सीन बना रहे थे जिसको हम कोवैक्सिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। तो भारत बायोटेक वाली कोवैक्सिन है और आपका जो SII वाली है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाली पुणे वाली है, वो आपकी कोविशील्ड है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। सॉरी। US चाइना डोमिनेट द आर्म्स मार्केट रिपोर्ट। US और चाइना जो है वो डोमिनेट करते हैं आर्म्स मार्केट को। रिपोर्ट आई है, कौन सी रिपोर्ट है जो आर्म्स के बारे में आती है? तो सिप्री, याद रखिएगा, सिप्री। द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज सिप्री, SIPRI, ठीक है ना। तो ये SI जो होता है ना, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसमें देखो US आर्म्स इंडस्ट्री अकाउंटेड फॉर 61% ऑफ द सेल्स ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 25 मैन्युफैक्चरर्स लास्ट ईयर। चाइना की जो थी वो 15.7% था। तो US आर्म्ड इंडस्ट्री जो थी वो 61% थी, चाइना की 15.7% थी, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, कुछ कंपनीज के नाम है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो याद रखेगा कम से कम कि आप डिफेंस रिलेटेड कंपनी, जैसे US की कंपनीज है लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रमैम, रेथियन, ये कंपनीज है। इसके अलावा जनरल डायनामिक्स,
इसके अलावा चाइनीज कंपनीज AVIC, CETC, नॉरिनको, दीज वर द चाइनीज कंपनीज। फिर एयरबस आपका यूरोपियन कंपनी है, थेल्स है, थेल्स इज अनदर यूरोपियन कंपनी। एक और फैक्ट हुआ कि वेस्ट एशिया की पहली कंपनी है जो पहली बार टॉप 25 में आई है, वो है एज। एज इज अ UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात की कंपनी है, एंड एज इज द कंपनी दैट केम अंडर टॉप 25 फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम वेस्ट एशिया। आर्म्स मार्केट में पहली बार आई है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।